हाँ, हम बात करते हैं समृद्ध संख्या की। सबसे पहले हम चलते हैं हाई स्कूल में। हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे ये डी का मान जब बड़ा है जीरो से तो हम कह देते थे कि ये वास्तविक है। एकदम मन से समझना, बहुत एकदम स्टार्ट है, वास्तविक है ना, ये तो बोलते थे। और अगर डी का मान जीरो होता था तो ये बोल देते थे वास्तविक तो है लेकिन मूल इसकी क्या है, समान है, और इसके क्या है, असमान है। ये याद होगा। अब जब डी का मान बोल देते थे कि जीरो से छोटा है तो ये मूल आ जाते थे काल्पनिक। बस यही काल्पनिक जो है, ये वाला जो काल्पनिक है, यही हमें आज पढ़ना है, ठीक है ना। अब काल्पनिक को एक रूप में हम और देख सकते हैं। हमें अगर लिखा है एक्स स्क्वायर 2x और लिखा है 4, ये लिखा हुआ है। अगर हमें डी निकालना है तो हम क्या करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना, 2, 4 इंटू ए का मान कितना, 1, और सी का मान कितना, 4। तो देखो 4 माइनस 16 कितना आया, -12 आया कि नहीं आया। ये -12 आया है, यानी ये इंडिकेट करता है कि ये जीरो से छोटा है, और ये जीरो से छोटा है तो ये क्या है, इमेजिनरी है। अब हम इसे सॉल्व करें, अगर अभी इमेजिनरी का एक और मतलब पता चलेगा। अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हम धरा 4 लगाते हैं। धरा 4 आपसे कहता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या हो जाएगा, 2a। ये धरा 4 फार्मूला है। अगर हम इनमें मान रखते हैं ये वाला मान, तो -b यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 की होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 और इंटू कितना 4 है ना, और अपान में कितना 2 इंटू 1। इनकी कैलकुलेशन हम आगे करेंगे, इधर दिख नहीं रहा होगा नीचे। ये आपका हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16/2 -2 प्लस माइनस अंडर रूट -12/2। यहाँ तक हम लोग पहुँच जाते थे और ये मान लेते थे कि ये माइनस लगा यानी ये गलत है, यानी ये इमेजिनरी पार्ट है, ऐसा मान के हम छोड़ देते थे। अब उसी के आगे हमें पढ़ना है कि इमेजिनरी है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वैल्यू कैसे होगी, बस यही समझ संख्या में पढ़ना है। इसको अगर हम ले आगे तो देखेंगे हम यहाँ पर, ये सब आप समझ चुके हो इसलिए उतारने की जरूरत नहीं है, मिटा देना है ना। ये सब बस समझाने वाली चीज़ें हैं। देखो वहाँ पहुँच चुके हैं, तो ये कहता है कि -2 लिख दियो, ठीक है, प्लस माइनस भी ठीक है, लेकिन ये जो लगा हुआ -12 इसे बाहर निकालना है, माइनस को भी बाहर निकालना है। तब यहाँ पर इमेजिनरी आपसे कहता है कि आई स्क्वायर को आप मान लीजिए क्या, -1। आई स्क्वायर को आप मान लीजिए -1, यानी यहाँ जब -1 लिखा उसे हम आई स्क्वायर लिखेंगे, और 12 जो लिखा वो लिखा रहेगा। देखिए यहाँ क्या था, -1, यहाँ क्या आ गया, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा, और 12 भी बाहर निकलेगा, और बटे में 2 लिखा हुआ है। कुल मिलाकर हो जाएगा -2 प्लस माइनस आई को बाहर निकाले हैं तो आई हो जाएगा, और 12 को बाहर निकालेंगे तो शायद 2√3 हो जाएगा, और अपान में कितना 2। अब ये 2 से ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या क्या, -1 प्लस माइनस i√3। क्या बचा, -1 प्लस माइनस i√3। इस पहले पार्ट को वास्तविक बोलते हैं, इस दूसरे पार्ट को इमेजिनरी बोलते हैं। अगर हम इसे केवल एक वैल्यू में लिखें, प्लस की वैल्यू में लिखें, तो हमें मिलेगा -1 प्लस i√3। अगर हम इसकी तुलना कर दें, x प्लस आई वाई से, तो x इक्वल टू -1, y इक्वल टू √3 मिलेगा, है ना। x प्लस आई वाई क्या है, एक संख्या है जिसको हम इंडिकेट करते हैं z से। x भी r को बिलोंग करता है, y भी r को बिलोंग करता है, और z भी r को बिलोंग करता है, यानी ये सब रियल नंबर है। समझ में आया। इस कंडीशन में हमें जो z मिलता है x प्लस आई वाई, ये समझ संख्या कहलाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, दोनों वास्तविक होते हैं, उसे एक काल्पनिक संख्या से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो वह रिलेशन जो वास्तविक और काल्पनिक इमेजिनरी पार्ट में होते हैं वह समृद्ध संख्या में आते हैं। क्लियर है। तो अगर आप उतारना चाह रहे हो तो ये 3-4 लाइन तो उतार ही लो, एक को ना उतारो, समझ तो गए हो ना। अब मिटा लें हम इसे, अभी उतार लेना थोड़ी देर बाद। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि पहले तो हम एक संख्या मानेंगे, ये पहले तो हमने एक संख्या मान लिया ये z, और z बराबर होता है x प्लस आई वाई। आई कहाँ से आया पता चल चुका है, z बिलोंग करता है r को, x भी r को बिलोंग करता है, y भी r को बिलोंग करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सभी क्या है, रियल नंबर है, सभी रियल नंबर है, सही, सभी वास्तविक संख्या है।
ऐसी कंडीशन में जेड आपकी समृद्ध संख्या होगी जो एक्स प्लस आई वाई के रूप में लिखी हुई है, ठीक है ना। ये पूरा आपका सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं कि अगर आई है तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई 3 का मान क्या होता है, आई 4 का मान क्या होता है, आई को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक तरीका ये, जैसे हम लिख लिए सबसे पहले आई, तो आई को तो हम आई ही लिखेंगे, नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अगर हमने कहीं लिख लिया आई की पावर 2, ध्यान दो आई की पावर हमने लिख दिया 2, जब आई की पावर 2 लिख दिया तो आई की पावर 2 को हमने -1 मान लिया, है ना। अभी जस्ट इससे पहले पढ़ के आए हो आई की पावर 2 मतलब -1। ये मत पूछना -1 कहाँ से आया, हमने मान लिया है या बुक ने मान लिया है कि आप आई स्क्वायर को -1 मानिए, उसके बाद आप खुद अपनी गणित लगाइए। आई को हमने आई लिखना है, आई स्क्वायर को -1 लिखना है। अब अगर आई क्यूब लिखा, ध्यान दो आई क्यूब लिखा तो इसका मतलब क्या, आई स्क्वायर इंटू आई यानी -1 इंटू आई, यानी आंसर क्या है -i। आया कि नहीं आया। अब आई की पावर 4 क्या आ जाएगा, आई की पावर 4, आई की पावर 4 मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान -1, आई स्क्वायर का मान -1, यानी आंसर क्या आया 1। आपसे बस कहने का मतलब यही है कि या तो आई आएगा, या तो -1 आएगा, या तो -i आएगा, या तो +1 आएगा। इसके अलावा आई की कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती है। क्यों नहीं आ सकती, आई की पावर 5 अभी निकालो, आई की पावर 5 देखो, आई की पावर 5, आई की पावर 5 मतलब आई की पावर 4 इंटू आई, और आई की पावर 4 को हम क्या माने 1, तो 1 इंटू आई कितना आया आई। देखो ये वाली वैल्यू आई कि नहीं आई, है ना। तो ऐसे चाहे जितनी पावर आप लोगे, आप आई की पावर क्या ले लें, आई की पावर 19 ले लें, 19 मतलब आई की पावर 4 की होल पावर 4, 4 चौक 16 हुआ, क्लियर है ना। फिर उसके बाद आई की पावर कितना बचा 3, यही तो बचा। तो आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर 4 और इंटू आई की पावर 3 को हम लिख सकते हैं आई की पावर 2 इंटू आई, लिख सकते हैं कि नहीं। अब उसके बाद देखो ये 1 हो जाएगा, आई की पावर 2 की वैल्यू 1 और आई लिखा, यानी कुल मिला के कट पिट के कितना बचा आई -i है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो वैल्यू या तो +i आएगी, या तो -i आएगी, या तो 1 आएगा, या तो -1 आएगा। 4 ही वैल्यू आ सकती हैं और पचवा कुछ नहीं आएगा। समझ में आया। अब हम इसे n की पावर में नहीं समझ में आ रहा क्या किसी को, पहले दिन आ रहे, पहले दिन क्या, पहला दिन तो है ही एकदम इजी तो बता रहे हैं, तो समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे हम चलते हैं। अगर हम इसको पावर n में लिख दें, यानी i की पावर लिख दें 4n, ध्यान दो i की पावर लिख दें 4n, n बराबर 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तुरंत यहाँ पे चले आइए 1 हो गई। अब n बराबर 2 रख दी तब भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अरे भाई 4 दूनी 8, तो ये i की पावर n इक्वल टू अगर हम 1 रख दें, 1 मिनट के लिए सपोज डेट 4 की पावर 2 रख दें तब भी तो 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं, क्लियर है ना। 4 की पावर 3 रख दें तब भी 1 आएगा। अरे भाई अगर हम यहाँ पर लिख दें i की पावर 4 होल पावर लिख दें 4, अब बताओ 1 की पावर 4 मतलब 1 ही तो आएगा। तो ये कहता है कि i की पावर 4n में कोई वैल्यू लिखी है तो उसका हमेशा मान क्या होगा 1। i की पावर 4n में अगर कोई वैल्यू लिखी है तो उसका हमेशा मान क्या होगा 1। कैसे, एक होता है 100, i की पावर मान लो लिखा 100 नहीं है, एक 101 लिखा। इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, i की पावर 4 की होल पावर 25, 25 चौका 100 हुआ, एक i बच रहा तो एक i लिख दो, इसका मान क्या हो जाएगा 1 इंटू आई बराबर आई आंसर। अब तो समझ में आया ये, क्लियर है ना। तो ये इतना उतार लो, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है वो कर लो, उसके बाद आगे योग लोग कैसे हैं। देखो एक हमारी समृद्ध संख्या है, ये बहुत पुरानी, z1 इक्वल टू x1 प्लस i1 एक संख्या है। एक संख्या अदर है z2 x2 y2। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना, हम इसे जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो z1 प्लस z2, तो z1 प्लस z2 मतलब x1 प्लस i y1 और प्लस में x2 प्लस i y2 हो जाएगा, क्लियर है इतना। अब उसके बाद ये कह रहा है कि अगर इस तरह लिखा हुआ है तो आप x1 वाले में x1 को ऐड कर दो, x1 वाले में x2 को ऐड कर दो, ऐड कर दे, इसको इसके साथ ले आए, क्लियर है ना। अब उसके बाद y1 वाले में y2 को ऐड कर दो, y1 प्लस में i y2। अब अगर हम इसे देखें तो ये लिखा हुआ है x1 प्लस x2 और प्लस में i और y1 प्लस y2। बताइए क्या इसमें किसी प्रॉब्लम है, केवल क्या लिख देना है, जो वास्तविक संख्या है उनको एक तरफ ऐड कर देना है, जो i वाली संख्या है उनको एक तरफ ऐड कर देना है। फिर से अगर हम इस फॉर्म को देखना चाहें
फिर से अगर हम इस फॉर्म को देखना चाहें तो इसे हम कैपिटल Z मान लें और इसे हम कैपिटल X मान लें और इसे हम कैपिटल Y मान लें, तो आप खुद देखिए जहाँ से चले थे वहीं पहुँच है कि नहीं है। ये Z है, ये X है, ये Y है, X1 Y1 X2 Y2 माने हैं, जोड़े हैं, तो ऐसे आया। क्लियर है ना, लिख लो फिर चलते हैं गुलाब। सर वहाँ ब्रैकेट कहाँ ब्रैकेट? एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, EX लिख दीजिएगा। मान लेते हैं कोई एक संख्या Z बराबर लिखिए 4 + 7i और कोई संख्या Z1 है, वो है कोई संख्या Z2 लिखी हुई है 3 + 4i ऐसे लिखी हुई है। हमें इन्हें ऐड करना। हमें इन्हें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे Z1 + Z2, ये लिख ली। अब इनको इनके साथ जोड़ देना है, थोड़ा डायरेक्ट लिख देना। अच्छा चलो एक लाइन और लिख दो। ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये सब क्या सिखा रहे हैं, 2 दूनी 4, तो बड़ा इंटरेस्टेड लेसन है ये, अभी रुके रहो थोड़ी देर। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 × 4 = 11। समझ में आया। अब देखो हम चले कहाँ थे, 4 + 7i पहुँच गए 7 + 11i, यानी एक वास्तविक है, एक इमेजिनरी पार्ट है i के साथ, है कि नहीं है। तो ये भी समृद्ध संख्या थी, ये भी समृद्ध संख्या, इनका योग भी समृद्ध संख्या है। क्लियर है ना, इतना लिख लो। और आगे लिखिएगा समवरक नियम। समवरक नियम लिखिएगा। समवरक नियम आपसे ये कहता है कि कोई संख्या अगर लिखी हुई है Z1 बराबर x1 + i1 और कोई संख्या अगर लिखी हुई है Z2 बराबर x2 + i2, और अगर हम Z1 और Z2 जोड़ दें तो Z1 थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, y1 + y2 आएगा कि नहीं, है ना। अब ये संख्या क्या थी, समृद्ध थी कि नहीं, ये भी समृद्ध थी। क्यों समृद्ध है, क्योंकि एक वास्तविक है, एक i के साथ है। ये भी समृद्ध तो होगी, क्यों, क्योंकि एक वास्तविक है, एक i के साथ है ना। तो समवरक में यही कहता है कि जो समृद्ध संख्या है उनका योग भी क्या हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः Z1 + Z2 भी एक समृद्ध संख्या है। समृद्ध लिखना नहीं आता, सब आधा में पूरा में ऐसे समृद्ध संख्या लिख लीजिए कुछ भी। सेकंड, क्रम विनिमय। नियम है ना। क्रम विनिमय नियम आपसे ये कहता है कि अगर हम इसके क्रम चेंज कर दें, क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर हम इसके क्रम चेंज कर दें, जैसे ये, जैसे एक Z है, Z एक संख्या है Z1 x1 + i y1, Z2 एक संख्या है x2 + i y2। अगर हम Z1 + Z2 जोड़ दें तो Z1 + Z2 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, x1 + x2 प्लस में i y1 + y2 हो सकता है। अब हम देखें तो ये x2 को इधर लिख दो, x1 को उधर लिख दो, x2 + x1 और प्लस में ऐसे i y2 प्लस में y1। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को, नहीं होनी चाहिए। अब हम x2 के साथ में y2 को ले लेंगे तो ये हो जाएगा x2 + i y2 और प्लस में हो जाएगा x1 + i y1। अब x2 और i y2 को हम क्या माने हैं, Z2, और x1 + i y को हम क्या माने हैं, Z1। हम लेके चले थे Z1 Z2, आया है Z2 Z1। हमने क्रम चेंज कर दिया तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें कि 4 + 5 बराबर अगर 9 होता है तो 5 + 4 बराबर भी 9 होगा, यानी साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में देखो हम क्या कहेंगे। साहचर्य नियम आपसे बस इतना कहता है कि आप जो है, अगर कहीं पर आपके सामने लिखा हुआ Z1 x1 + i y1, Z2 x2 + i y2, Z3 x3 + i y3, अभी तक 2 था अब 3 हो गए। अब ये कहता है कि अगर आप पहले Z1 + Z2 जोड़ रहे हो उसके बाद Z3 जोड़ रहे हो, समझो इसे। ये कहता है पहले आप Z1 + Z2 जोड़ रहे हो उसके बाद Z3 जोड़ रहे हो,
तो इसका मतलब वही है कि पहले आप Z1 को अलग कर दो, Z2 Z3 को जोड़ दो, है ना। यानी इनका पहले यहाँ समझ लो 4 5 और 6 आप जोड़ रहे हो, तो पहले आप जोड़ोगे 4 5 9 प्लस 6 कितना आएगा, 9 6 15 ना। फिर उसके बाद ये कहता है कि अब आप 4 को ना जोड़ो, 5 और 6 को जोड़ो, तो 4 लिखा रहने दो, 6 5 11, तब तो 15 आया। तो ये है साहचर्य नियम, समझ में आया। चाहे पहले आप इसको जोड़ो चाहे पहले आप इसको जोड़ो, आंसर वही आएगा। अब क्लियर हो, है ना। तो हम चलते हैं इसमें, ये अंक वाले नहीं, इसमें देखो x1 को हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये x1 प्लस x2 प्लस में i y1 प्लस y2, समझ जाओगे ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो ये ब्रैकेट हमने ये लिख दिया, है ना। और प्लस में Z3 की वैल्यू x3 प्लस में i y3 हमने लिख दी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। देखो एक ब्रैकेट में ये हो गया, एक ब्रैकेट में ये जुड़ा है और ये अलग लिखा हुआ, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद देखो क्या मिलता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 x2 यहाँ था, x3 इसको यहाँ ले आया, है ना, कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए। प्लस में ऐसे y और y1 प्लस y2 और प्लस y3 ले लिए, इसमें भी शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक हम क्या करते थे, इन दोनों को लेके चले हैं, हम अब क्या करेंगे, x1 को अलग लिख देंगे, x2 और x3 को एक में लिख देंगे, ऐसे ही i y1 को अलग लिख देंगे, और y2 और y3 को हम एक में लिख लेंगे, ठीक है ना। अब आगे अगर चल रहे हैं तो x1 लिखा रहने दो और यहाँ से y1 को उठा लाओ, ये हो गया एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, x2 और x3 लिखा रहने दो और i y2 और y3 लिख दो, ये हो गया आपका दूसरा ब्रैकेट, हो गया कि नहीं। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो देखो एक बार फिर, ये लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 और प्लस में लिखा हुआ है Z3। हमने इस x1 और x2 को, x1 और y1 को हमने Z1 मान लिया, ब्रैकेट के अंदर गए तो हमें मिलता है एक x2 प्लस में i y2 और एक x3 प्लस में i y3। देखो माइनस किए ना, देखो एक के साथ में ये वाला और एक के साथ में ये वाला, दोनों हुआ, क्लियर है कि नहीं। अब उसके बाद हम चलते हैं, तो ये हो जाएगा Z1 और ये आपका हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी Z2 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी Z3। हम लेकर चले थे एक Z1 प्लस Z2 और आया क्या है Z2 प्लस Z3, क्लियर है ना। तो ये बताता है कि साहचर्य नियम के पालन ये करते हैं, इनकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा अगर आप साहचर्य नियम लगा देते हैं, ठीक है ना। ये लिख लीजिए आगे चलो। और एक है आपका योगात्मक तत्समक, एक है योगात्मक प्रतिलोम और एक है योगात्मक तत्समक। तो योगात्मक प्रतिलोम तत्समक दोनों का मतलब एक ही है कि अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो उस वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे z लिखा है x1 और i y1, ये लिखा है y1 और एक वैल्यू है 0 और 0 प्लस में i y0 लिखिए, i 0 लिखिए, ये लिखिए। अब अगर हम इसमें जोड़ते हैं इन दोनों को, देखो z में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा z, x में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा x, और y में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा y, यही तो लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये कहता है कि इसका 0 जो है वो योगात्मक तत्समक है, 0 जो है वो योगात्मक तत्समक है। यानी अगर हम z प्लस में 0 लिख दें तो x प्लस i y और प्लस में 0 प्लस i 0, इसका मान भी वही हो जाएगा जो पहले था, x प्लस i y, यानी वही z हो जाएगा। यानी योगात्मक तत्समक का मतलब है कि किसी संख्या में वह संख्या जोड़ दी जाए और उसका मान वही रह जाए, डिफरेंट ना हो, है ना, इसे हम योगात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4 में 0 जोड़ दो तो 4 ही तो रह जाएगा, तो ये 0 जो है वो योगात्मक तत्समक है ना। तो हेडिंग डालिएगा योगात्मक तत्समक, वही नहीं लिख दीजिए योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी लिख लिए, डालें।
घटाना है, घटाना है, बहुत टाइम लगा रहा हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी ये था, है ना। अब आपको लिखना है एडिटिव इनवर्स। अब आपको लिखना है एडिटिव इनवर्स। अगली हेडिंग डालिएगा, हेडिंग 4-5 हो गई होगी। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में हम देखते हैं कि अगर x लिखा, देखो ध्यान दो, योगात्मक प्रतिलोम हम पढ़ के आए हैं बहुत पहले से। अगर योगात्मक प्रतिलोम x का पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, -x। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स आप अगर x आपसे पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, -x, और y का पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, -y, है ना। अब ये कह रहा है कि आप z एक और समृद्ध संख्या आपने मान रखी है x प्लस में i y, ये आपने एक संख्या मान रखी है। अब इसमें इसका इन्वर्स जोड़ दिया जाए। अब इन्वर्स जैसे z लिखा है तो z का इन्वर्स क्या जोड़ोगे, -z। जुड़ा कि नहीं जुड़ा। x1 लिखा है, x लिखा है तो x का इन्वर्स जोड़ोगे तो -x। i लिखा है, i y लिखा है तो y का इन्वर्स जोड़ोगे -y। कोई डाउट है इसमें। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 0, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 0। आया कि नहीं आया। तो योगात्मक प्रतिलोम आपसे ये कहता है कि अगर हम उन्हें जोड़ दें वो 0 मिल जाए तो वो योगात्मक प्रतिलोम है। फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, 4 लिखा है, 4 का योगात्मक प्रतिलोम -4, दोनों को जोड़ दो, 4 - 4 तो आएगा कितना, 0। आया कि नहीं आया। तो वही ये कहता है कि अगर हम z में -z जोड़ देंगे तो है आंसर कितना मिलेगा, 0। ठीक है ना, लिख लो। उसके बाद घटाना देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणा कल पढ़ लेंगे। हिंदी योग कितनी बार बोले, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का 8 में है, 8 में क्या, कक्षा 5 में, कक्षा 5 पढ़े हो तो जाना योगात्मक का है, बस वही बात है ना। अब चलते हैं घटाना देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं उस पर एक्सरसाइज पे। नहीं तो तुम लोग कहोगे खाली नियम है, नियम पढ़ाया है कुछ नहीं, है ना। नियम इजी है। आई नहीं समझ में आ रहा, आई के लिए तो ये नया लेसन, आई ना होता तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों कहलाता है ना। बिल्कुल आई जरूरी है। आई के बारे में बहुत डिटेल में बताया। तुम शायद लेट में आया हो क्या, 5 मिनट लेट में है, 20 मिनट सर जी। सवेरे सवेरे जुगाड़ ढूंढते हो तो कम से कम चलो डालें। अब हम देखते हैं यहाँ पर घटाना। देखो घटाना में क्या है, जैसे कोई संख्या लिखी है Z1 और इसमें से हमें Z2 को घटा देना है। डायरेक्ट थोड़ा बता रहा है, Z1 में से Z2 को घटा देना है। तो बस करें क्या, Z1 लिख दो और Z2 लिख दो, लिख दिए ना। X1 में से X2 घटा दो और I लगा दो, Y1 में से Y2 घटा दो। आई थिंक हमें नहीं लगता कि कठिन लग रहा हो, सीधे सीधे घटा दिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लो, एग्जाम्पल देख लो। Z1 बराबर हमने मान लिया है, कोई संख्या लिखी है 3 + 4i, और Z2 हमने मान लिया कोई संख्या लिखी है 2 + 5i। ये लिखा हुआ है ना। 5i ना करो, थोड़ा छोटा कर लो, एक काम आएगा, 3 कर लो। अब इसे घटाना है तो घटा दो, ये आपका हो जाएगा Z1 - Z2, ये घट गया। 3 में से 2 घटेगा, ये घट गया। 4 में से 3 घटेगा, ये घट गया। बचा क्या, 1 प्लस में i, और ये Z1 - Z2 आ गया। सीधे सीधे तो घटाए हैं, है कि नहीं। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कुछ अलग से नहीं, एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगा। बस खाली i लिखा हुआ है, i को x मान के ऐसे लिखते चले आओ, है ना। चलो i लिख लो। अब उसके बाद, अब गुणा अभी पढ़ाया नहीं इसलिए थोड़ा सा अजीब लगेगा। तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि i की पावर लिखा हुआ है 400 और लाना क्या है 1। i की पावर लिखा हुआ है 400 और लाना क्या है 1। हमने कहा था जहाँ पावर आ जाए वहाँ 4n में चेंज कर लो।
ये तो बोले थे जहाँ पावर आ जाए वहाँ 4n में चेंज कर लो। तो जब इसे 4n में चेंज किए तो ये 4 × 100 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसे हम देखेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है आई की पावर 4 की होल पावर कितना 100 है ना, और आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, और ये कितना है 100। 1 की पावर 100 का मान कितना हो जाएगा 1। बताओ कुछ है कठिन? कुछ भी कठिन नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है कि जो ना आता हो। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आई की पावर 602 लिखा हुआ है, आई की पावर 602 लिखा हुआ है। क्लियर है ना। हमने कहा था कि इसे 4 में चेंज करो, तो इसे 4 से भाग देते चले जाओ। इसे 60 को 4 से भाग देते चले जाओ। भाग दो जरा। अरे 15 चौका 60 और 2 बच गए, यानी 150 चौका 600, 150 चौका 600 हुआ, और 602 है ना, यानी आई स्क्वायर फादिल है, एक्स्ट्रा। आई स्क्वायर क्या है? एक्स्ट्रा। बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें? है नहीं है? अरे भाई बगल में ऐसे 602 को भाग दे दो 4 से, 4 एकम 4, बचा क्या 2, 0, 4 पंचे 20, फिर क्या बचा 2। अब 2 ऐसे तो नहीं उतारा जा सकता, ऐसे भाग दिया जाता है। तो 150 आया, तो ये 150 ऊपर लिख दो, 4 को नीचे लिख दो। जो बच रहा है 2 बच रहा है ना, सॉरी ये 2 जो बच रहा है ना, ये अलग में पावर लिख लो। कोई भी संख्या हो सब में यही करना है, भाग दो। 4 को अंदर लिख लो, जो भागफल आए उसे ऊपर लिख दो, जो शेषफल आए वो अलग आई की पावर बना दो। यानी इनका मतलब ये इतना लिखा हुआ है। अगर हम इनको डिटेल में थोड़ा सा देखना चाहें तो ये लिखा हुआ आई की पावर 4 × 115 इंटू आई स्क्वायर, यानी आई की पावर 4 × 115 मतलब 600 इंटू आई स्क्वायर। घातें जुड़ जाती हैं पता है ना, तो 600 + 2 आया कि नहीं आया? आई की पावर 602, तो वही तो हमने लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम आए हैं तो हमें पता है आई की पावर 4 का मान 150 और आई स्क्वायर का मान -1, आई स्क्वायर का मान -1 पढ़ चुके हो ना अब इससे पहले। I1, I2, I3, I4 तक पढ़े हो, तो आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। 150 का मतलब एक ही हो जाएगा, इंटू -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। अब तो आया समझ में? चलो एक और देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। इजी है क्वेश्चन, है बहुत इजी। ये कह रहा है कि अब लिखा हुआ आई की पावर 318, आई की पावर लिखा हुआ है 318, इसका मान बताना है थर्ड में। हमने बताया था कि आप जो है 4 से 318 को भाग दे दो। 4 7 28, 3 31, 4 9 36, कितना आया? 2 आया ना। यानी ये जो लिखा है ये ऐसे लिखा, देखो आई की पावर 4 की होल पावर 79 और इंटू आई की पावर कितना 2, ये लिखा हुआ। समझ में आया? तो ये तो पूरा एक हो जाएगा, -1 की पावर 79 + 1 की, और आई की पावर मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1 × -1 बराबर -1। अब कठिन नहीं लग रहा होगा कि लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं है। आई की पावर 4 दिख जाए तो आई मान लो, आंसर आ जाएगा अपने आप। भाग देना तो आता ही है, क्यों? चौथे के पहले तक सभी का हो जाना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए चौथे का दूसरा हम बता रहे हैं। बोलो क्या लिखा हुआ? आई स्क्वायर प्लस 4 6 7 अपान में 1, ये लिखा हुआ। ठीक है ना? इक्वल में है सर, इक्वल में। अरे इक्वल में समथिंग लाना होगा, उसे छोड़ दो, जो लाना है उसकी बात हम नहीं कर सकते। देखो आई स्क्वायर, यहाँ से आप चाहो तो आई स्क्वायर कॉमन ले लो, सभी में आई स्क्वायर कॉमन है। क्लियर है कि नहीं? तो हम आई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचेगा? 1 + आई स्क्वायर, आई की पावर कितना 4 और आई की पावर कितना 5। नहीं जोड़ पा रहे हो? अरे भाई ये जब 2 अंदर जाएगा तो ये 2 2 4 बन जाएगा, 2 4 6 बन जाएगा, 2 5 7 बन जाएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्यों नहीं आते हैं? है ना? तो ये गुणा है, ये जोड़ना, गुणा नहीं करना है कि 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 लिखा होता। घातें खाली जुड़ेंगी। ठीक है ना? अब आगे देखो, बटे में हो जाएगा 1 + आई स्क्वायर प्लस में आई क्यूब लिखा है ना, तो आई स्क्वायर इंटू आई कर दो। अच्छा हम ये वाला तुम लोग कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन लग रहा होगा थोड़ा सा। एक मिनट ना करो, कॉमन ना लो, डायरेक्ट लगा दो। चलो ठीक है, सही अभी लगेगा। देखो आई स्क्वायर लिखा रहने दो,
I4 की वैल्यू आपको अच्छे से पता है। I6 को हम लिखेंगे I4 इंटू आई स्क्वायर, I4 इंटू आई स्क्वायर, 4 2 6 हुआ कि नहीं हुआ। I7 को हम लिखेंगे I की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर इंटू आई। ध्यान दो, आई ढंग से नहीं बन रहा, इंटू आई। देखो ध्यान दो, 4 2 6 और 1 7 हुआ कि नहीं। नीचे आ जाओ, 1 प्लस आई स्क्वायर लिखा रहने दो, ये आई स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा। ये सब कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट इसलिए किए क्योंकि दो वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, एक आई की पावर 4 की और एक आई की पावर 2 की। और बीच में भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दो याद होना चाहिए। तो आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई की पावर 4 का मान होता है +1, आई की पावर 4 का मान +1 और आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1। आई की पावर 4 का मान +1 और आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1 इंटू आई लिखा तो आई लिखा रहेगा। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है। हमने केवल मान रखा आई स्क्वायर को -1, आई पावर 4 को +1, ये +1 ये -1 और ये +1 और ये -1 और आई ऐसे लिखा रहेगा। क्लियर। यहाँ पे आ जाओ, ये 1 है, ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये आई ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ तक पहुँच जाओगे आराम से। अभी नहीं इकट्ठा कर लो, ये माइनस है तो माइनस से माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे आ जाओ तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस में आई हो गया। क्लियर है ना। यहाँ पे आ जाओ तो 1 - 1 और ये आपका हो जाएगा माइनस में कितनी आई, तो इससे ये भी कट गया। ठीक है ना। अब ऊपर नीचे माइनस कामन ले लो, ये -1 कामन ले लो, 1 माइनस आई, माइनस खाली कामन ले, 1 प्लस आई बचा कि नहीं। और आई यहाँ पर लिखा हुआ माइनस में, माइनस माइनस काट दोगे, है ना। अब आप आंसर देखोगे तो आंसर में नीचे आई नहीं आ रहा, कहीं नीचे आई नहीं आ रहा। तो जब आई नहीं आ रहा तो आई से परमेकरण कर दो, यानी आई से गुणा भाग कर दो। अब जब आई से गुणा करोगे तो आई का 1 से तो क्या हो जाएगा आई, और आई का आई से तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई का आई से तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। अब देखो आई लिखा रहने दो, आई का मान कितना 1 अपान में आई स्क्वायर का मान कितना -1। बताओ पहुँच जाओगे। क्या किए हैं, केवल आई से गुणा कर दिए हैं बस, सेम इनका इनसे लिख दिए हैं, इनका इनसे किए हैं तो इनको लिख दिए। क्लियर है ना। अब आगे हम फिर चलते हैं एक बार फिर। आई -1 अपान में -1 माइनस फिर कामन ले लो, माइनस जब कामन लोगे तो ये आई 1 प्लस में हो जाएगा और आई माइनस में हो जाएगा, अपान में 1 कट गया तो ये बचा क्या 1 माइनस आई, और यही आपका क्या है RHS। चलो लिख लो, यहाँ से कन्फ्यूज हो गया क्या कुछ।